नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान जारी, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच 8 सितंबर को मतगणना। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र धामी सरकार के लिए अहम। ये सत्र आएगा अनुपूरक बजट हंगामेदार रहने के आसार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज देहरादून में बैठ रहे धरने पर। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, आरोप समूचे पहाड़ को किया जा रहा खंडहर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। आयुक्त गढ़वाल ने प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से किया संवाद। रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामला। आज कोर्ट में काम नहीं कर रहे वकीलों को निशाना बनाने का आरोप। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा परिसर में धरना दिया। जोशीमठ आपदा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पहाड़ में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को सरकार परेशान कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत सीधा हमसे लाइव जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आज उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। वहीं धामी बोला जा रहा है कि धामी सरकार के लिए ये मॉनसून सत्र काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। क्या कुछ माहौल अभी सदन के अंदर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल फातिमा, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और तमाम विधायक सदन के अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर उपचुनाव चल रहा है। वो सीट खाली हो गई थी और विधानसभा में जब कोई जनप्रतिनिधि या यूं कहें कि विधायक का निधन हो जाता है तो उस दरमियान जो विधानसभा की कार्रवाई होती है, शुरुआत में ही उस कार्रवाई में जब निधन के निर्देश का तथ्य आता है तो उसमें तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसमें पक्ष और विपक्ष यानी पूरे सदन को बोलने का एक मौका दिया जाता है। जो उनके पूरे जीवन के जो वृत्त हैं उसको सदन के पटल पर रखा जाता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान सदन के पटल पर किया जाता है और पक्ष और विपक्ष उनके राजनीतिक अनुभव के साथ साथ राजनीतिक जो दौर रहा है उसकी क्या क्या जिज्ञासा रही है, किस तरीके से उन्होंने एक नजीर पेश की है, उसको लेकर के श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनको जो शोक युक्त जो उनका परिजन है उनको एक बकायदा संदेश भी भेजा जाता है यहाँ से। लेकिन जहां तक सदन की कार्रवाई का सवाल है, आज तो सदन की कार्रवाई से शुरू होने से पहले कांग्रेस के तमाम विधायकों ने विधानसभा की जो सीढ़ियां हैं वहां पर बैठ करके धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बात की है कि जोशीमठ में जो भू धसाव हुआ था जिसको लेकर के आपदा के दरमियान अभी तक लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि उचित मुआवजा उनको दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार राज्य सरकार की ओर से प्रशासन के जरिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, उसको लेकर के उसको रोका जाए और गरीब और मजलूम लोगों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस ला करके अगर हाईकोर्ट का निर्देश भी है तो वहां पर सरकार अपने पक्ष को रख सकती है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने या यूं कहें कि विधायकों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो कानून व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार की जो बात कांग्रेस के विधायकों की तरफ से उठाई जा रही है, बेरोजगारी की बात है, उसको लेकर के उन्होंने सरकार पर हल्ला बोला है। लेकिन सरकार की तरफ से
क्योंकि आज खुद तमाम मंत्री और विधायक सदन के पटल पर हैं, सदन में मौजूद हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद सदन में हैं, क्योंकि आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई है और चंदन राम दास जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको लेकर एक श्रद्धांजलि जो निधन के निर्देश के तहत पूरे सदन के पटल पर रखी जाएगी, उसको लेकर मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य भी रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक सदन की कार्रवाई का सवाल है, तो आज प्रश्नकाल भी नहीं होगा, शून्यकाल भी नहीं होगा और जिस तरीके से सदन की कार्रवाई जो कल चली जाएगी, क्योंकि विपक्ष ने आवाज उठाई है कि सदन महज 2 दिन चला करके विपक्ष को बोलने से रोकने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जो सदन की कार्रवाई है 2 दिन ना होकर के 3 दिन जरूर चलेगी, क्योंकि सरकार इसमें महत्वपूर्ण जो अनुपूरक बजट है, जो तकरीबन 11,000 करोड़ से अधिक का बजट होगा, वो अनुपूरक के तौर पर सदन के पटल पर रखा जाएगा और सरकार चाहेगी कि उसको जल्द से जल्द पारित कराया जाए, पास कराया जाए। हालांकि विपक्ष इसका वॉकआउट जरूर करेगा। यह आने वाला वक्त बताया कि सदन के जो हालात है, जो कल की कार्रवाई है, वो किस तरीके से रहने वाली है। श्रीनिवास, विपक्ष लगातार जोशीमठ पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है, तो ऐसे में ये भी बोला जा रहा है कि दूसरे दिन सदन में हंगामे हो सकते हैं। तो क्या है इस पे, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, तो इसमें सत्ता पक्ष के क्या कुछ रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, आज जिस तरीके से सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष के तमाम विधायकों ने सदन के बाहर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज निधन के निर्देश के तहत श्रद्धांजलि सदन के पटल पर दी जानी है पूर्व विधायक कहें या पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को। लेकिन उसके अलावा अगर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, जो आरोप विपक्ष ने लगाए हैं, उसको सत्ता पक्ष कल बाकायदा जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू की जाएगी, तो उसमें तमाम विपक्ष की कोशिश होगी प्रश्नकाल के दरमियान ही नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की जाएगी। लेकिन विधानसभा की जो कार्रवाई है वो नियम 58 के तहत ग्राह्यता पर सुनी जाएगी। तो इसके अलावा सरकार की तरफ से विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जाएंगे, नियम 310 की मांग की जाएगी, जो 58 में सुनी जाएगी, उस पर सरकार अपना पक्ष रहेगी, संसदीय कार्य मंत्री उस पर जवाब देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रश्नकाल के दरमियान जो 614 के करीब जो प्रश्न विधानसभा में लगाए गए हैं, जिसमें कि तारांकित और अतारांकित प्रश्न शामिल हैं, ऐसे में उन तमाम सवालातों को जो जनप्रतिनिधि के तौर पर एक विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित सवालात लगाता है, क्योंकि आज प्रश्नकाल नहीं है, कल प्रश्नकाल होगा, तो जाहिर सी बात है उन प्रश्नकाल के दरमियान विभागीय मंत्री से उन तमाम सवालों के जवाब मांगे जाएंगे और सदन के पटल पर विभागीय मंत्री सत्ता पक्ष के तहत यानी सरकार की तरफ से जवाब देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड का मॉनसून सत्र जारी है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार के लिए ये मॉनसून सत्र काफी महत्वपूर्ण भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। वहीं आपको बता दें कि और अभी तक जानकारी के मुताबिक मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा के 1,18,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं और अपने लिए नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे। उपचुनाव के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज बागेश्वर की जनता करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री चंदन दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 188 मतदेय स्थल और 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें 28 सेक्टर में बांटा गया है। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो 5 प्रत्याशियों के भाग्य का आज बागेश्वर की जनता फैसला करेगी और अभी तक जानकारी के मुताबिक मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा के 1,18,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री चंदन दास के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम के 5 बजे तक चलेगी। सीधा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के विधानसभा का, जहां पे इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता। मेरा स्वास्थ्य तभी ठीक होता है जब मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं भी राज्य के लिए कुछ योगदान दे रहा हूँ, कुछ सहयोग कर रहा हूँ। तो उनका जो व्यवहार था वो हमेशा हमारे
दिलों में रहेगा, हमारी यादों में रहेगा। उनका हमारे बीच से चले जाना, जहां उनके परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि हमेशा भले ही मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, वो मेरे साथ मंत्री के रूप में काम करते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह हमेशा स्नेह दिया। और हमेशा मतलब वो कितने भी कष्टों में क्यों ना हो, लेकिन हमेशा जो है बकअप करते थे, हमेशा पीछे से मजबूती देने का काम करते थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, उनका निश्चित रूप से इस प्रकार से जाना, उनके बहुत सारे जो काम हैं और जो वो करना चाहते थे वो आगे बढ़ेंगे। इस सदन के माध्यम से सभी लोग उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि नियति को यही मंजूर था और यही हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके द्वारा जो उस क्षेत्र में काम शुरू किए गए हैं, जो उनकी सोच थी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, उस सोच को और विशेषकर से उनके क्षेत्र से जिससे उनको बहुत लगाव था, बागेश्वर की विकास की योजनाओं को लेकर, उन सभी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, समर्पण भाव से उसको आगे काम करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, उनके शुभचिंतकों को, उनके सभी साथियों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। मैं अपनी भावांजलि मुख्य सेवक के रूप में स्वर्गीय चंद्र। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी पर। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद एक बार
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा लिए चलते हैं आपको यूपी, जहां पे शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी हम सबको, पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है, एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। याद करिए, 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था, तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा, इन लोगों का नाम क्यों दिया? इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये न्यू को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, न्यू को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया? और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी, और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिन चलिए आगे बढ़ेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बागेश्वर में मतदान होगा। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वहीं उपचुनाव की 8 सितंबर को मतगणना होगी। मुख्य मुकाबला बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पार्वती दास पत्नी है। वहीं चंदन राम दास के निधन से बागेश्वर की सीट खाली हुई थी। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल, सपा और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी भी मैदान में है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में दिसंबर माह में होने जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। इस बार इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में हरिद्वार के होटल रैडिसन ब्लू में आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने सिडीकुल के प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी प्रतिभाग करेंगे। ये जो हमारा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में आयोजित हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट ये मैंडेट है और निर्देश है कि सबसे पहले हमें अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनसे बात करनी है। उनकी यदि कोई समस्या है तो उसका हमें समाधान करना है। हमारे लिए हर इंडस्ट्रीज वाला हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। इसी कड़ी में हम लोगों ने भी पिछले दिनों सेलाको इंडस्ट्रियल या देहरादून के इंडस्ट्रीज वालों से बातचीत की थी। आज मैं हरिद्वार आया था और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों में इस चीज को लेकर बड़ा उत्साह है। उनको 1 to 1 हम लोगों की बात हुई, उनके काफी प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने हमसे डिस्कस किए। और असलियत यह है कि धरातल पे कितने सही उतरते हैं और कितनी बातें गवर्नमेंट के प्रॉमिस धरातल पर सही उतरते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा इन्वेस्टर समिट का। अभी तो सब अच्छी बातें हो रही, सारे डिपार्टमेंट इस काम में लगे हुए हैं। हर एक को टारगेट किया हुआ है कि लेवल के उनको कमिटमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करना है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आना भी चाहते हैं। उत्तरांचल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर स्टेट है, बट काफी डिसीजनों में, काफी घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगा।
अल्मोड़ा में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से दखल देने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई के नाम पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ऐसी कार्रवाई से लोगों का रोजगार छिनेगा। देहरादून का रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। वहीं मामले में देहरादून बार एसोसिएशन ने मंगलवार को कोर्ट में काम ना करने की घोषणा की। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से पूरा मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की। दरअसल देहरादून में हुए सरकारी और खाली जमीनों के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने 2 वकीलों के साथ अन्य 9 आरोपियों को अरेस्ट किया। वकीलों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि पुलिस केवल वकीलों को निशाना बना रही। अगर पुलिस जल्द सही से कार्रवाई नहीं करती तो वकील सड़कों पर उतरकर पुलिस मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। रिकॉर्ड रूम का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें सीबीआई की जो हमने मांग करी है अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जाकर दरवाजा खटखटाएंगे और वहां भी यही कहेंगे कि जो इसमें जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी लिप्त हैं, जिन्होंने करोड़ों का राजस्व का नुकसान किया, आम आदमी का नुकसान किया और अपनी जेबें भरी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अंतिम नगर पालिका कहे जाने वाली जोशीमठ मुख्य बाजार से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुजरता विगत कुछ दिनों से इस नेशनल हाईवे पर लगातार ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों के वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। आपको बता दें कि आजकल 4 धाम यात्रा अपनी चरम पर है और ऐसे में बद्रीनाथ धाम में हजारों की तादाद में हर दिन देश विदेश के हर कोने से तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, जिन्हें जोशीमठ मुख्य बाजार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने बार बार पत्राचार भी किया है, उस पर टेंडर भी हो चुका है, जो कि अभी उस पर काम नहीं हो रहा। केवल 100 मीटर का एक दायरा है जिसमें एक छोटी सी दीवार लगनी है, तो वो अभी तक काम नहीं हो पा रहा, जिस कारण बाजार में आम जनमानस बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बाजार में बहुत अत्यधिक जाम लग रहा है। 1 महीने से यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है, एक आम जनता अगर बाजार में पैदल भी चल रही है तो उसको भी इतनी तकलीफ हो रही है, वो चल नहीं पा रही है। सुबह से शाम तक हम व्यापारी हैं, इतनी परेशानी हो रही है, आदमी ग्राहक को भी दिक्कत हो रही है, वो खरीद भी नहीं पा रहा है।